सीटेट का पेपर जो मैंने आपको दिया है वही मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, है ना। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आपका दिया हुआ है और अपना अपना क्या करेंगे आप लोग सही आंसर लगाते जाएंगे, दूसरी पेन से लाल, और खुद ही मार्किंग कर लेंगे कितने नंबर किसके आए हैं। ईमानदारी से वो मैं बता दूंगा किसके कितने आए, यही अनाउंस करूंगा किसके कितने आए, है ना। आप लोग खुद बता दीजिएगा। पहला है प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किस प्रकार किया जा सकता है ना। इसके लिए क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। क्या आंसर होता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जिसका ऊर्ध्वपातन होगा वो सही है। दूसरा देखिए, रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें दिया हुआ है, यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहा अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लौह अयस्क से लोहे का, है ना, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं या नहीं, करने पड़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, लौह अयस्क से क्या निकाल सकते हैं, लोहा। दूसरा है, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। चौथा नंबर देखिए, फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अगला है, अप स्फोटन को कम करने के लिए, देखिए इसमें ये आंसर लगा लीजिएगा, टेट्रा एथिल लेड। अप स्फोटन को कम करने के लिए, अप स्फोटन को कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, टेट्रा एथिल लेड का उपयोग करते हैं। अगला बताएंगे, अगला है, हड्डियों को जोड़ने के लिए आधुनिक शल्य चिकित्सा में जो पिन प्रयोग किए जाते हैं वे बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, है ना, हड्डियों को जोड़ने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए, है ना, किसको जोड़ने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए, है ना। किस चीज की कील बनी होती है, किस चीज की कील बनी होती है, स्टेनलेस स्टील, है ना। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे आप लोग अपने घरों में भी हैंडल वगैरह दरवाजे का लगाते हैं तो किस चीज का, स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है ना। अगला देखिए, अगर मान लीजिए नेचुरली हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम नेचुरली कौन करता है, बताया मैंने, नहीं बताया है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, वैसे तो लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, लेकिन अगर मान लीजिए वैसे जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे, स्टेनलेस स्टील की कील का उपयोग करते हैं। अगला है, बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल या वसा, बायोडीजल, बायोडीजल का एक पौधा भी होता है जो आपको पता होगा, हमको यही जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या होता है, बायोडीजल का एक प्लांट है जेट्रोफा। तो बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल या वसा अथवा जंतु वसा को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल या वसा अथवा जंतु वसा को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन क्या कहते हैं, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन, है ना। अगला है, अगला देखिए सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल है कि नहीं है।
जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो, दूध पिलाने के बाद नवजात शिशु द्वारा उल्टी में दही जैसा पदार्थ निकलता है। क्यों निकलेगा? रेनिन एंजाइम के कारण ही होता है ना। रेनिन एंजाइम दूध की केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। मतलब कुल मिलाकर के पहला सही होगा, है ना। कुल मिलाकर के होता क्या है, रेनिन एंजाइम उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या होता है, दही जैसे वो पदार्थ बन जाता है। अगला है, अगला भी बहुत सरल है, जो मैंने आपको बताया है क्लास में बैक्टीरिया पढ़ाते समय। लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु, मतलब दाल, जो भी दाल वाले हैं, लेगुमिनेसी का मतलब क्या हो जाएगा, दलहनी, है ना। दलहनी फसल के जड़ में क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, राइजोबियम। और राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और एक मैंने बताया है जो धान के खेत में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, धान के खेत में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि नील हरित शैवाल धान के खेत में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, सहायक होता है। अगला देखिए प्रश्न, देखा जाए तो एक हिसाब से ज्योग्राफी का है, लेकिन आप आंसर इसका सुन लीजिएगा। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, इसका क्या कारण है? महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, इसका क्या कारण है? देखिए इसमें दिया हुआ है सही आंसर, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है। भ्रंश तल, भ्रंश तल पर स्थित है। भ्रंश तल का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में आपको बताया गया होगा, जो जल्दी से टूट जाएं। जैसे आपने देखा होगा बेसाल्ट की चट्टानें, जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं। बेसाल्ट की चट्टानें कैसी होती हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं। और वहीं उसी क्षेत्र में क्या होता है, भ्रंशित नदियां भी पाई जाती हैं, जिनमें दरारें पड़ जाती हैं, पड़ जाती कि नहीं पड़ जाती हैं, भ्रंशित नदियां। और अगर उस क्षेत्र में जहां पर बेसाल्ट की चट्टानें हों, वहां पर अगर भूकंप आ जाए तो इससे ये भी तय रहता है कि वहां पर उपद्रव ज्यादा हो सकता है, नुकसान ज्यादा हो सकता है, हानि ज्यादा हो सकती है, क्योंकि चट्टान पूरी तरीके से क्या हो जाती, हिल जाती। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि उत्तर भारत में जो भूकंप की तरंगे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जो चट्टाने हैं वो गद्देदार हैं, परतदार हैं, और इन परतदार चट्टानों में क्या होता है, भूकंपीय तरंगे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। वही अगर हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप आ जाए तो सब कुछ क्या होता है, पलट जाता है ना। या मान लीजिए दक्षिण भारत में भी आ जाए, क्योंकि वहां पर क्या है, दक्षिण भारत किसका भाग है, अंगारा लैंड के गोंडवाना लैंड का। दक्षिण भारत या कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, अंगारा लैंड का कि गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे आपने सुना था ना कि पेंजिया के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, पेंजिया के बारे में सुना होगा कि शुरुआती दौर में पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, यानी सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उनका नाम क्या था, पेंजिया। और वही पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ था, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग क्या कहलाता, गोंडवाना लैंड। और उसी गोंडवाना लैंड का भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, जो ये वाला भाग है, ये वास्तव में किसका भाग है, तो क्या बताएंगे, गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे इस समय अरावली चर्चित है, तो अरावली किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ही। पूरा इंडिया नहीं आएगा, पूरा इंडिया नहीं आएगा, ये तो फिर पूरी ज्योग्राफी आपको बताना पड़ जाएगा, पूरी ज्योग्राफी इस तरह से बताना पड़ जाएगा कि टेथिस सागर में बलन हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय से नदियां निकली, वो अपने साथ गाद भर के लाई, उत्तर भारत में जमा की, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। और ये प्रायद्वीपीय भारत जो था वो वास्तव में अफ्रीका के साथ में लगा हुआ था, है ना।
अगला देख लीजिएगा, भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है। भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है। इसमें सही आंसर है तापीय, फिर जलीय, फिर आणविक, फिर वायु। आंसर नंबर 1 सही है। आंसर नंबर 1 सही है, तापीय, जलीय, आणविक और वायु। अगला है, यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा? यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा? मैंने हाइपोक्सिया बताया, आप लोगों को नहीं बताया ब्लड पढ़ाते समय। मैंने आपको ब्लड, मान लीजिए कोई समुद्र तल पर व्यक्ति रहता है और वो कहां पहुंच जाए? पहाड़ पर रहने लगे, यानी ऊंचाई पर गया कि नहीं गया? और मैंने आपको ब्लड पढ़ाते समय क्या पढ़ाया था? हाइपोक्सिया। क्या पढ़ाया था? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया से ही रिलेटेड तो प्रश्न है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल घटता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल घटता है तो हमारी बॉडी अपने आप किसका निर्माण करती है? आरबीसी का। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के चेहरे का रंग कैसा होता है? लाल। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के चेहरे का रंग कैसा होता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है? वाटर पॉल्यूशन नहीं करेगा। अब इसमें विकल्प में आप देखिए क्या है? भारी धात, कैडमियम, पीबी, एचजी। एचजी मतलब समझ रहे ना? पारा, अपमार्जक, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। एक्स किरणें नहीं करेंगी। पराबैंगनी किरणों के कारण थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? पराबैंगनी किरणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूवी रेज। क्या कहते हैं? यूवी रेज। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उस दिन इस यूवी रेज के बारे में बताया भी है। ओजोन परत के बारे में बताया था कि वास्तव में जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से यूवी रेज क्या होंगी? डायरेक्ट कहां आएंगी? अर्थ पर आएंगी, है ना? अर्थ पर आएंगी। तो अर्थ पर पानी भी है, जीव जंतु भी हैं, है कि नहीं? पेड़ पौधे भी हैं, तो सबको नुकसान हो सकता है। जैसे यूवी रेज के कारण ही, पराबैंगनी किरणों के कारण ही क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्किन कैंसर किसकी वजह से? यूवी रेज के कारण, है ना? और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप बताएं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी तो होती है, लेकिन एक मैंने पढ़ाया कोबाल्ट 60, बताया कि नहीं बताया? कोबाल्ट 60 का उपयोग भी किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। और ये ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है? ओजोन परत को नुकसान वास्तव में कौन पहुंचा रहा था? सीएफसी। कौन पहुंचा रहा था? सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी वास्तव में ओजोन लेयर को नुकसान कौन पहुंचा रहा था? क्लोरीन। कौन पहुंचा रहा था? क्लोरीन। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे पराबैंगनी किरणों के बारे में, है ना? अगला है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न से कौन सा है? हाँ, एक्स किरणें। एक्स किरणें। अगला है, वसा की कमी से होने वाला रोग का प्रमुख लक्षण निम्न से कौन सा है? क्या वसा की अगर कमी है, फैट की कमी है, तो क्या गुर्दे से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है? किडनी से रिलेटेड? क्या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है अगर मान लीजिए वसा की कमी है? यहां पर किस लिए बता रहे हैं कि वसा की कमी, है ना? इसकी कमी से, वसा की कमी से समस्या क्या आएगी? क्या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? क्या बताएंगे? नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो क्या बताएंगे? नेफ्रॉन है ना? और बाकी आप जानते हैं इसका वजन कितना होता है किडनी का? किडनी का वजन 140 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है तो क्या बताएंगे? 140 ग्राम होता है। किडनी कहां पाई जाती है? पेल्विक रीजन में।
हाँ, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम, या मेरुदंड के इधर उधर, और यकृत के नीचे पेल्विक रीजन, श्रोण मेखला क्षेत्र में, श्रोण मेखला। तो श्रोण मेखला में हड्डियां कितनी होती हैं बताएं आप लौलेश सर? ठीक, श्रोण मेखला में, पेल्विक में 2, और अंश मेखला में कितनी होती हैं? पेक्टोरल गर्डिल में 4। अब देखिए इसमें दूसरा विकल्प दिया है चेहरे पर सूजन आना, ऐसा कुछ नहीं है। वसा की कमी होगी तो चेहरे पर सूजन से कोई मतलब है ही नहीं है। विकास की दर मंद होना कैसे हो जाएगा? डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। बच्चों के विकास के लिए, अगर किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या खिलाया जाता है? उसको प्रोटीन युक्त भोजन। तो ये कैसे हो जाएगा? हार्मोनिक असंतुलन हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। अच्छा, तो अब और क्या लगा दोगे बता दो? फैट वृद्धि, वृद्धि के लिए आपको मैंने कभी भी नहीं बताया होगा फैट। प्रोटीन, फैट का काम सिर्फ 2 होते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? फैट कंट्रोल करती है। दूसरा कह सकते हैं कि फैट क्या करता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी सुरक्षा में भी सहायक कौन है? फैट। और फैट से क्या मिलता है? एनर्जी। लेकिन विकास या वृद्धि या डेवलपमेंट के लिए हमेशा क्या जरूरी है बताएंगे, उसको देखना पड़ेगा कैसे रिलेटेड है। क्योंकि हार्मोन्स से वास्तव में हार्मोनिक असंतुलन के लिए भी देखा जाए तो सही क्या होना चाहिए? प्रोटीन। क्योंकि हार्मोन रासायनिक स्तर पर क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। लेकिन विकल्प के आधार पर और कोई विकल्प मिल नहीं रहा है, तो सही आंसर क्या लगा देंगे? अगर अगर मान लीजिए इस तरह का कोई विकल्प मिल रहा है, अगर इस तरह से कभी भी कोई विकल्प मिल रहा है तो सही आंसर क्या लगाएंगे? तो ज्यादा हटके है ना। अगला लिख लीजिएगा, हमें थकान क्यों महसूस होती है? ये भी मैंने बताया है, हार्मोनिक असंतुलन। हमें थकान महसूस होती है, थकान महसूस होने का कारण है क्योंकि हमारी पेशियों में क्या जमा हो जाता है? पेशियों में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जमा क्यों हो जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जमा होने का कारण, हाँ बिल्कुल, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से या अनुपस्थिति की वजह से ही क्या जमा होने लगता है? लैक्टिक एसिड, है ना। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथनों में ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 134। 134 का 3 सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं, केवल शब्द नहीं है ना। हाँ, अगला है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? आपने अगर प्रकाश पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी उसमें माध्यम कितने हो जाएंगे? 2, एक सघन माध्यम और दूसरा क्या हो जाएगा? विरल। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे मान लीजिए कहां गया? वायु से जल में, और फिर कहां लौट आए? वायु में, तो वही क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो जैसे इसमें इन्होंने पूछा है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश एक माध्य से गुजर रहा हो, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। माध्य से तो गुजर ही रहा है, माध्य का मतलब क्या हो जाएगा? पूछो 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 जल्दी से। रुकिए तो,
बड़ा होता है तभी नहीं नहीं, अभी चौथा विकल्प हमने पढ़ा नहीं, आपने बोल दिया। जिस हिसाब से आप इशारा करी इस तरह से रुक गई, तो हमको लगा आप कुछ पूछने वाली हैं। आयतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा होगा कि बड़ा? बड़ा होगा। बड़ा लिखना चाहिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि आयतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। हाँ, यही सही है। नहीं नहीं, आंसर सही 4 नंबर है। आंसर सही 4 नंबर है। 4 लगाए ना, 4 लगाए तो सही है। अगला, एक नौका में लोहे की कील भरी है। कील भरी है कि लगी है? यह नौका एक झील में पानी पर तैर रही है। कील भरी है और नौका कहां तैर रही है? पानी में, झील पर। यदि लोहे की कील को हटा लिया जाए तो तल का स्तर क्या होगा? तल के स्तर से क्या कोई संबंध होता है? तल के स्तर से कोई संबंध होता है जहाज से? वो तो जितना पानी हटाता है। अब जब वो कम हो जाएगा तो गिरेगा नहीं। अब देखिए, अब कम होगा। अब जितना पानी आएगी पानी हटा, बाकी अगर जब हटा देगा तो नाव ऊपर आ जाएगी, पानी का नीचे गिर जाएगा। फिलहाल ये ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, समान रहेगा। तल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तल हाथ ऊपर आ जाएगी। फिलहाल इसको जो है, इसको 3 लगाइए आप, बाकी इस पर डिस्कशन, ठीक ना। अगला 3 जो आंसर है, अगला है वायु। दूसरा लगाएंगे, लगा लो आप। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की उपस्थित मात्रा का सही वृद्धि क्रम क्या होगा? क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? अरे भाई, जरा से ये सोचिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की उपस्थिति मात्रा का सही वृद्धि क्रम। वृद्धि क्रम तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन, और फिर आर्गन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा? आर्गन। अगला है एक सही वृद्धि क्रम। सही वृद्धि क्रम तो बढ़ते क्रम में तो क्या जाएगा? लास्ट में नाइट्रोजन जाएगा। तो बढ़ते क्रम में तो क्या जाएगा? लेकिन अगर पूछा जाए वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी कम, तो फिर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आप इतना जल्दी ना बोला करो, तो सुनो तो। सही आंसर तो होना चाहिए दूसरा। सही आंसर, क्योंकि इन्होंने वृद्धि क्रम पूछा है, तो सबसे ज्यादा में नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन जो लास्ट में होगा वही आंसर लगेगा, ठीक ना। लेकिन अगर कंपोजिशन पूछ लेता कि किसकी मात्रा ज्यादा है, तो फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या लगा देते? आर्गन। अगला, एक मनुष्य को, हाँ 2 नंबर लगा,
एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी है। केवल दूध, अंडा और रोटी दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? दूध, और क्या दिया जा रहा है? अंडा और रोटी। अब देखिए कुछ आंसर भी लोग गलत जारी करते हैं बुक्स वालों पर। अब इसमें देखिए इन्होंने जो आंसर बताया है वो रतौंधी हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखिए रिकेट्स, एक लोग रिकेट्स क्यों नहीं होगा? रिकेट्स जो होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। रुको तो, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है। रुको तो, इतना जल्दी क्यों परेशान हो जा रहे हो? रुकिए तो एक मिनट, या तो आप अगर समझ गए तो इसको स्किप करते हैं, आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। केवल उसको क्या दिया जा रहा है? दूध, अंडा और रोटी। क्या उसको विटामिन सी दिया जा रहा है? क्या इसको विटामिन सी दिया जा रहा है? और विटामिन सी नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसको क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। अब बोलिए आप। हम समझ गए, हम समझ गए, आप नहीं समझ पा रहे हो। हम समझ गए, आप नहीं समझ पा रहे हो, जबरदस्ती तर्क हमारे ऊपर लाद रहे हो। एक मनुष्य को जबरदस्ती तर्क नहीं लादना चाहिए। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है और कुछ दिए नहीं जा रहा है, आपको कुछ नहीं खिलाया जा रहा है, तो आप कौन से रोग से प्रताड़ित हो जाएंगे? वह सामान्यतः रोगी होगा। किसका रोगी हो जाएगा? जब विटामिन सी नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। अगला है, देखिए ये भी आपको पढ़ाए होंगे सर। एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष खड़ा है। मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है। मनुष्य की दर्पण से दूरी क्या होगी? 3 मीटर होगी। एफ बराबर आर अपान क्या होता है? 2, 3 मीटर आ जाएगा। अगला, अगला अगला फिर आएंगे, डिस्कशन कर लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ